अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेस पैरेलल रिले के बारे में। पेस पैरेलल रिले को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इस वीडियो में आप कम्प्लीटली जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी हमारे साथ 3 फेज़ इंस्टॉलेशन हो या 3 फेज़ सिस्टम हो या किसी भी 3 फेज़ मोटर को या कंप्रेसर को चलाना हो, तो वहाँ पर उस टाइम पर पेस पैरेलल का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे साथ ओवरलोड रिले होती है, एक 3 फेज़ मोटर के लिए या एक 3 फेज़ कंप्रेसर के लिए ओवरलोड रिले होती है। वो प्रोटेक्ट करता है ओवर करंट फ्लो से एक मोटर को। लेकिन ये जो रिले होती है ये हमारे साथ सिंगल फेजिंग में काम करती है, यानी अगर एक 3 फेज़ मशीन है और वो चालू है और उस वक़्त एक फेज़ लाइन जो है वो ओपन सर्किट हो जाए, यानी राब्ता कट हो जाए उस मोटर से, तो उस वक़्त वो मोटर या मशीन जो होता है वो 2 फेज़ पे चलने लगता है, जिसकी वजह से उस मोटर की जो इंटरनली वाइंडिंग होती है वो जल जाती है। यानी वो एक फेज़ ना होने की वजह से वो मोटर जो होता है उसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है। तो पेस पैरेलल को हम ना सिर्फ इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि अब हमारे साथ एक फेज़ जो है वो अनअवेलेबल हो जाए और हमारे साथ मोटर को ऑफ़ कर दे, बल्कि इसमें हमारे साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फेज़ सीक्वेंस, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ एक ज़ारा कंपनी का एक फेज़ पैरेलल है और इसमें हमारे साथ पैरेलल सीक्वेंस के लिए एलईडी है, ओवर है, अंडर है, यानी ओवर वोल्टेज के लिए भी है, अंडर वोल्टेज के लिए भी है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ओवर वोल्टेज के लिए एक वेरिएबल यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो आप ओवर वोल्टेज को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। यानी अगर आपके मशीन पर ज़्यादा वोल्ट आ रहा है, यानी एक चीज़ है वो आपका मशीन 380 वोल्ट पर चल रहा है और आपकी इनपुट सप्लाई 380 से ऊपर चली जाती है, तो वो आपके मोटर को ख़राब भी कर सकती है। इस तरह से आप यहाँ से ओवर वोल्टेज का जो मसला है उसको कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह जो नेक्स्ट है वो टाइम डिले है, यानी डिले टाइम इसमें कितना होना चाहिए, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 सेकंड से लेकर 4-5 सेकंड तक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ अंडर वोल्टेज है, यानी वोल्टेज कम होने की सूरत में ये ऑफ होगा। आपका एक मशीन है, आपका एक कंप्रेसर है, आपका एक 3 फेज़ मोटर है, वो इनपुट सप्लाई पे चलता है, 380 पे चलता है, लेकिन अगर वोल्टेज कम हो जाए, 380 से आकर 300 पर आ जाए, 320 पर आ जाए, तो उस वक़्त वो मोटर जो होता है वो कम्प्लीटली अपनी एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इस वजह से उसकी जो वाइंडिंग होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है ऑन लोड स्टेट, यानी अगर उस पर लोड चालू है और उस पर आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो 300 वोल्ट, उसका जो वाइंडिंग है उसकी रिक्वायरमेंट 380 वोल्ट है, तो उसमें मसला जब इस वक्त ये आ जाता है कि कम वोल्टेज होने की सूरत में वो अपना पूरा लोड जो है वो उठा नहीं पाता है, वो अपनी एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उस वक़्त वो मोटर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है और हीट अप की वजह से उसकी जो वाइंडिंग है या तो हीट अप हो जाती है या कम्प्लीटली जो है जल जाती है। तो उस वक़्त आपका ये जो अंडर वोल्टेज वाला ऑप्शन है ना, ये कारआमद आता है। यानी अगर आपको मोटर को ओवर वोल्टेज से बचाना है, अंडर वोल्टेज से बचाना है, तो एक पेस पैरेलल का होना ज़रूरी है। उसके बाद ये टाइम डिले है अंडर के लिए, यानी अंडर वोल्टेज की सूरत में अगर ये ऑफ कर दे तो कितना डिले होगा इस सूरत में। खैर मोटर तो दोबारा से खुद स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कंडक्टर से और NC/NO स्विचेस से कंट्रोल होगा। तो जब तक आप उसको दोबारा से मैनुअली स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये उसको स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि ये सब की चीज़ें तो हो गई, ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिक रीसेट भी होता है। यानी अगर आपका मोटर ये ऑफ़ कर देगा तो दोबारा से ये सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, कंडक्टर को भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन कंडक्टर से पहले ये स्विच को प्रोवाइड करेगा। तो स्विच को अगर दोबारा से दबाना पड़ेगा, अगर दोबारा आप नहीं दबाएंगे तो वो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर आप दोबारा से दबाएंगे और मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि पेस पैरेलल ने उसको ट्रिप किया हुआ है किसी भी वजह से। तो इसमें आपको टर्मिनल्स मिल रहे हैं L1 L2, आपको यहाँ पर डायग्राम भी मिल रहा है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि एक मोटर कंट्रोल है, लेकिन ये मोटर पर यहाँ से एक कंडक्टर से कंट्रोल है। तो L1 L2 और L3 तो आपने पेस पैरेलल को प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपने इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है। तो ये अगर आप इस साइड पर देखेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना डेटा अवेलेबल है, जैसे कि ऑपरेशन वोल्टेज है 3 फेज़ 380 AC 50 एंड 60 हर्ट्ज़। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेस पैरेलल है इसके इंटरनली जो भी सर्किट है, PCB है, जो भी डिवाइसेस है वो 380 VAC पर काम करती है, यानी आपको सिंगल पेस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है।
उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन रेंज है, तो अंडर वोल्टेज में 300 से लेकर 380 तक VAC है, और इसी तरह ओवर वोल्टेज में हमारे साथ 380 से लेकर 460 तक अवेलेबल है। अंडर वोल्टेज वर्किंग जो है टाइम है वो 2 से लेकर 9 सेकंड तक है। इस तरह डिले टाइम में ओवर वोल्टेज जो है वो 1.5 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक का इसमें टाइम है। इसमें हमारे साथ पेस पैलरी का अवेलेबल है और पेस सीक्वेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो वर्किंग टाइम है वो 2 सेकंड मैक्स है। इस तरह इसके बाद ये ऑटो रीसेट है, यानी आपको दोबारा से इसे मैनुअली रीसेट नहीं करना है। और जो मेन चीज़ आती है उसकी ये कंटेक्ट कैपेसिटी है। अब कंटेक्ट कैपेसिटी क्या है, जो इसमें इंटरनली ये रिलीज़ लगी हुई है ना, जो हमारे साथ आउटपुट में चीज़ों को कंट्रोल करेंगी। जैसे कि हमारे साथ ये रिली है और इसमें ये जो पॉइंट इसके अवेलेबल है वो है TA, TB और TC, जो जिसमें एक कॉमन है, एक क्लोज़ है, एक नॉर्मली ओपन है। तो इस रिली की जो कैपेसिटी है वो क्या है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 380 VAC तक है और 3 एम्पेयर तक है। यानी अगर आप इससे एक कंडक्टर कंट्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बेशक आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कोई पूरा पैनल कंट्रोल करना चाहते हो तो उस वक्त आपने इससे पैनल को कंट्रोल ऐसे करना है कि इससे जो सप्लाई निकलेगी वो एक रिली को कंट्रोल करेगी, एक कंडक्टर को कंट्रोल करेगी, और वो रिली या कंडक्टर जो है वो आगे जाके आपके पूरे पैनल को कंट्रोल करेगा। तो ये उस रिली को ट्रिप करेगा, और ये जो रिली जब ट्रिप हो जाएगी तो आपका पूरा पैनल जो है, जितने भी वायरिंग आपने किए, कंडक्टर है और कुछ रिलीज़ वगैरह है, वो सारे ऑपरेट हो जाएंगे। इस तरह ये भी एक छोटा सा पेस पैलरी है और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सेम ये भी उसी तरह से काम करते हैं, लेकिन कुछ पेस पैलरी में आपके साथ ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कुछ पेस पैलरी में आपके साथ जो ऑप्शन होते हैं वो कम अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 पेस इंस्टॉलेशन में या 3 पेस पैनल बोर्ड में एक पेस पैलरी का होना बहुत ही ज़रूरी है। पेस पैलरी अगर आपने लगाई हुई है तो एक तो आप सिंगल पेजिंग से बच गए हो, यानी आपके 3 पेज आ रहे हैं और इसमें एक पेज जो है लाइन जो है बीच से कट गया। लेकिन ये जो मिसाल के तौर पर L1, L2, L3 आ रहा है, और आपका ये जो पेस पैलरी है उसकी जो सर्किट है, PCB है, वो L2 और L3 से कंट्रोलेबल है, यानी ऑपरेटेड है। और उस वक्त L1 जो है वो बीच से कट गया, तो ये तो इसका जो सर्किट है PCB वो तो ऑपरेट होगा, लेकिन उसको पता चल जाएगा भाई L1 अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके जो है सप्लाई है वो काट देगा। आगे जाके आपके पैनल बोर्ड में सप्लाई नहीं जाएगी, आपके कंडक्टर ऑपरेट नहीं होंगे, आपके जितने भी रिलीज़ है वो ऑपरेट नहीं होंगे। उसी तरह अगर इसमें L2 और L3 में कोई भी पेज कट गया, जिस पेजों से आपका ये जो सर्किट है, PCB है, इसके इंटरनली वो ऑपरेटेड है, तो उस वक्त क्या होगा कि इसको सप्लाई मिलेगी नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो कंडक्टर है या रिली है जो भी है वो डी एनर्जाइज हो जाएंगे, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं अवेलेबल होगी तो ये आगे जाके से काम कैसे करेगा। तो ये आपको ये बचाता है। दोस्तों अगर बात करें ना तो हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिली होती है, जिसको हम EOCR इस तरह के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपको 380 से 440 तक जो उसकी जो ऑपरेटिंग सर्किट है वो मिल जाती है। अगर आप उसको लगाएंगे तो उसमें भी आप एक पेस पैलरी को बना सकते हो, यानी अगर कोई भी लाइन अगर आपका कट हो जाए तो आपका जो कंडक्टर है वो ऑफ हो जाएगा, तो उसको आप एज ए पेस पैलरी रिली यूज़ कर सकते हो। लेकिन पेस पैलरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको एक तो पेस सीक्वेंस मिल रहा है, आपका पेस सीक्वेंस का जो है वो भी झंझट ख़त्म हो जाएगा, आपको सिंगल पेजिंग से भी मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी पेस जो है वो कट जाए तो आपका जो कॉइल्स होंगे, जितने भी कंडक्टर है वो डी एनर्जाइज हो जाएंगे। इसी तरह इसमें आपको मिलता है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। ये मेन चीज़ें हैं, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, जो आपके मशीन को, आपके मोटर को, आपके कंप्रेसर को बचा सकता है। तो एक पेस पैलरी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा होते तब भी कोई झंझट नहीं, अगर आपके वोल्टेज कम होते तब भी कोई झंझट नहीं। अगर आपको उसकी कंप्लीट वायरिंग सीखनी है, यानी अगर आप इसकी वायरिंग आपको नहीं आती, आप चाहते हो कि कंप्लीट आप कंडक्टर के साथ, MCCB के साथ, NCN और स्विचेस के साथ दिखाए, तो मैं आपको इसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको जानना है
कंडक्टर कंट्रोलिंग के बारे में, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, पावर, फॉरवर्ड रिवर्स विद द टाइमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टार डेटा कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग, पैस पेल वायरिंग। तो उस हवाले से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उन सारे वीडियोस को भी वॉच कीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।